दोस्तों, आज हम बात करेंगे अकबर के बारे में। अकबर का कार्यकाल, जैसा आप लोग बाबर का, हुमायूं का कार्यकाल आपने देखा, अकबर का कार्यकाल उससे थोड़ा अलग है। क्योंकि अकबर एक ऐसा राजा माना जाता है जिसको मुस्लिम समुदाय तो उसको समर्थन करता ही करता था, कुछ हद तक हिंदू समुदाय ने भी समर्थन किया, चाहे वो उसकी पॉलिटिक्स ही रही, बट कुछ हद तक हिंदुओं को वो अपने पक्ष में ला पाया। अकबर के कार्यकाल में शुरू से देखिए, 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी, ये अकबर का कार्यकाल है, लगभग 50 साल। क्योंकि मुगल डायनेस्टी में, यानी मुगल वंश में, अकबर और औरंगजेब दोनों के कार्यकाल लगभग 50-50 साल रहे हैं, ज्यादा कार्यकाल इन्हीं के थे। अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में उसका जन्म हुआ था, जब अकबर के पिता हुमायूं और उसकी माता हमीदा बानो भारत में हार करके शेरशाह सूरी से भारत छोड़कर जा रहे थे, तो रास्ते में अकबर का वहां जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम बेगम हमीदा बानो था। पिता तैमूर के खानदान से संबंध रखता था, तो माता का संबंध जो है वो चंगेज खान से था। देखिए, माता चंगेज खान के वंश से थी, पिता तैमूर खान के वंश से था, और इसलिए जो अकबर था उसका संबंध तुर्कों से भी था और मंगोलों से भी था। दोनों चीज आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। इसके बाद अकबर के राज्याभिषेक की अगर बात करें, क्योंकि 1556 में जब हुमायूं ने दोबारा सत्ता स्थापित कर ली, तो अपने महल के अंदर पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से जब हुमायूं की मृत्यु हुई, तो उसके बाद राजपाट अकबर के हाथों आना था। अकबर का राज्याभिषेक बैरम खान के द्वारा किया गया, जिसके साथ उसका पालन पोषण और बचपन बीता था। उसी की देखरेख में पंजाब के गुरदासपुर जिले के कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को मिर्जा अबुल कासिम ने उसका राज्याभिषेक करवाया था। ये चीज याद रखना, अकबर का राज्याभिषेक किसकी देखरेख में हुआ था? बैरम खान की देखरेख में। जगह कलानौर है, और तारीख समय अगर होगा तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी। 1556 ईस्वी में अकबर ने बैरम खान को अपना वजीर और अपना संरक्षक, यानी मंत्री और अपना गार्जियन दोनों नियुक्त किया, और उसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित भी किया। जैसे ही अकबर ने राज्याभिषेक होने के बाद, यानी अपने आप को राजा के रूप में प्रमोट किया, तो वह नाबालिग था, उसकी एज कम थी, क्योंकि 1542 में पैदा हुआ और 1556 में राज्याभिषेक हुआ। इसकी एज यहाँ 14 वर्ष थी, और अकबर नाबालिग था। इसकी वजह से उसका गार्जियन, संरक्षक नियुक्त किया गया बैरम खान को, और साथ में बैरम खान उसका वजीर भी बना। हालांकि यह सिलसिला 4-5 साल ही चला। 1560 ईस्वी में बैरम खान की मृत्यु के साथ यह सिलसिला समाप्त हो गया। अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं। अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं में सबसे पहली घटना 1562 ईस्वी में अकबर का पहला अजमेर दौरा हुआ था। इसके अलावा एक और घटना है, वो 1560 में है, जब बैरम खान की हत्या हुई थी। बैरम खान का सीन क्या था? अकबर जब 1556 ईस्वी में राजा बना, तो इसके साथ बैरम खान वजीर बना, 4 साल तक संरक्षक भी बना। 4 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। इस सिलसिले में एक तरफ अकबर बड़ा हो रहा था, तो दूसरी तरफ जो बैरम खान था वो उसके सारे काम देख रहा था। जब जो राज्य के जो लोग थे जिनको अकबर से प्रॉब्लम थी, वो बैरम खान को आगे जाकर के अकबर की बुराई करते थे, और जिनको बैरम खान से प्रॉब्लम थी वो अकबर के आगे जाके बुराई करते थे कि महाराज आप ही राजा हो, इसको कुछ भी नहीं पता, ये आपके राज्य को डुबो देगा। इस तरीके से दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया। एक बार कहते हैं कि राज्य के दरबार के अंदर ही, राज दरबार लगा हुआ था, अकबर और बैरम खान के बीच में बहस हो गई, और डिबेट इस हद तक पहुंच गई कि बैरम खान ने अकबर को यह कह दिया कि जो व्यक्ति आपको राजा बना सकता है वो राजगद्दी से उतार भी सकता है। ये बात अकबर को पिंच हो गई, और उसने महसूस किया कि हो सकता है बैरम खान के दिमाग में कोई षड्यंत्र है और वो उसको मरवा ना दे। तो रातों रात अकबर अपने आगरा से महल से शिकार के बहाने निकला और दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली पहुंचने के बाद अकबर ने आदेश जारी किया कि मैं बैरम खान को वजीर और संरक्षक
दोनों पदों से सस्पेंड करता हूं यानी हटाता हूं, और उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो सैनिक बनकर के सेवा करे या फिर वो हज की यात्रा पर निकल जाए। अब जिस व्यक्ति ने इतने बड़े पद पर काम किया हो वो व्यक्ति सैनिक के रूप में तो काम नहीं करेगा, तो उसने अपना हज का रास्ता अपना लिया। अब जब वो हज पर निकला तो कहते हैं कि जब वो गुजरात के पाटन नामक स्थान पर पहुंचा तो वहां किसी अफगान विरोधी ने उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी। एक पक्ष ये भी कहता है कि यह व्यक्ति अकबर का ही था जिसने अपने राज्य से निकलने दिया उसको और उसका पीछा करता रहा ताकि अकबर के ऊपर बुराई ना आए, और जैसे ही वो बाहर निकला उसकी हत्या कर दी। अलग अलग पक्ष इसके बारे में अलग अलग राय देते हैं, लेकिन बैरम खान का चैप्टर 1560 में क्लोज होता है। बैरम खान का बेटा जो रहीम खान था और उसकी जो पत्नी थी बैरम खान की, उसके साथ अकबर ने विवाह कर लिया और बैरम खान का बेटा अकबर का सौतेला पुत्र भी कहलाया। आगे देखते हैं। पहला अजमेर दौरा 1562 में उसका हुआ। 1562 में ही अकबर ने एक आदेश जारी किया जिसमें युद्ध बंदियों को दास बनाने पर प्रतिबंध लगाया गया। स्लेव सिस्टम क्या होता था, जैसे एक पार्टी ये है और एक राजा ये है, दोनों राजाओं के बीच में जब युद्ध होता था तो मान लो ये राजा जीत गया, इसकी हार हो गई, इसकी सेना के जितने भी सैनिकों को ये लोग बंदी बना लेते थे वो सारे दास कहलाते थे, गुलाम कहलाते थे। तो अकबर ने यह आदेश पारित किया कि युद्ध बंदी जो भी होंगे उनको दास बनाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। जो होली विजिट पर टैक्स होता था, हिंदू या दूसरे धर्म के लोग जब तीर्थ यात्रा पर जाते तो उन पर टैक्स लगता था, इसको समाप्त कर दिया गया। 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया, जो नॉन मुस्लिम टैक्स था, जो नॉन मुस्लिम टैक्स था। राज्य के अंदर मुस्लिम धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों पर अपना धर्म अपनाने के लिए यह टैक्स लगता था, तो इसको समाप्त कर दिया। 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना उसने की। 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना उसके द्वारा की गई और 1571 में फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी जो है वो यहां पर बना। और इसी समय 1572 में बुलंद दरवाजे का निर्माण, ये भी याद रखना, 1572 में बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी में, क्योंकि गुजरात का युद्ध अकबर ने जीता था और गुजरात युद्ध जीतने की खुशी में उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, यह याद रखना। 1574 ईस्वी में मनसबदारी प्रथा को आरंभ उसने किया। 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया, जिसको धर्म संसद का नाम भी दिया गया बाद में जाकर के। इबादत खाना महल के अंदर नमाज पढ़ने का एक कक्ष होता था, जिसको नमाज कक्ष या इबादत खाना का नाम दिया गया। 1576 ईस्वी में संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में बांट दिया गया। 1578 में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया, जिसको धर्म संसद के रूप में बनाया गया। 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही धर्म की घोषणा करी। दीन ए इलाही एक ऐसा धर्म था जिसमें 5 नियम हिंदू धर्म के और 5 नियम मुस्लिम धर्म के लेकर के 10 नियम लेकर इसको बनाया गया। और दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू, पहला और आखिरी अगर बोलेंगे तो फिर आपका आंसर बिरबल आएगा। मान सिंह से रिक्वेस्ट की थी अकबर ने, बट उसने मना कर दिया और बिरबल ने इसको अपनाया था, यह भी याद रखना। 1582 ईस्वी में टोडरमल, जो भारत के अंदर भूमि जिसको लैंड रिफॉर्म कहते हैं, भूमि सुधार का सबसे महान व्यक्ति हुआ है, जिसने पहले शेरशाह सूरी के समय काम किया और फिर राजा अकबर के राज्य में आया। टोडरमल ने दहसाला प्रणाली को लागू किया। दह का मतलब 10 होता है, साला का मतलब यहाँ साल होगा। एक ऐसा टैक्स जो 10 साल में एक बार दिया जाए, इसको दहसाला प्रणाली कहा गया, इसको शुरू किया गया। अकबर के सैन्य अभियानों की अगर बात करें, अकबर के सैन्य अभियान काफी थे। उसने लगभग 13-14 अभियान अपने जीवन काल के अंदर किए थे। पहला अभियान 1561 ईस्वी में मालवा का अभियान उसका था और इस समय यहाँ का शासक बाज बहादुर था। दूसरा अभियान अकबर का
चुनार का अभियान था, मुगल सेना का नेतृत्व इसमें आसफ खान के द्वारा किया गया था। तीसरा अभियान अकबर का 1564 में था, गोंडवाना का अभियान था, मुगल सेना का नेतृत्व यहाँ भी आसफ खान और वीर ने किया, जिसने वीर नारायण को, गोंडवाना के राजा को हरा दिया था। चौथा अभियान उसका 1562 ईस्वी से 70 ईस्वी तक, यानी 8 साल तक चला। इस अभियान में राजपूत राज्यों को अकबर ने अपने अधीन किया था, जिसमें आमेर 1562, मेड़ता 1562, मेवाड़ 1568, हल्दी घाटी का महाराणा प्रताप के साथ युद्ध 1576, रणथंभौर 1569, कालिंजर 1569, मारवाड़ 1570, जैसलमेर 1570 और बीकानेर का युद्ध 1570। ये राजपूत अभियान थे उसके, जिसमें हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप वाला ये सर्वश्रेष्ठ था, जिसमें महाराणा प्रताप हालांकि हार गए थे, मुगल सेना जीत गई थी, लेकिन महाराणा प्रताप को पकड़ने में वो नाकामयाब रहे। इसी में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक और महाराणा प्रताप के हाथी का काफी वर्णन मिलता है। महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह का समर्थन अकबर को और बाद में महाराणा प्रताप को बताने का श्रेय भी उन्हीं को गया। तो ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी, ये देख लेना। पांचवा अभियान 1571 ईस्वी में गुजरात का अभियान था। इस समय यहाँ का राजा मुस्पर खां तृतीय था। छठा अभियान 1574 से 76 बंगाल और बिहार के शासक दाऊद खान के विरुद्ध मुगल सेनापति मुनीफ खान ने किया था। सातवां अभियान 1581 काबुल के राजा हकीम मिर्जा को मान सिंह व अकबर ने हराया था। आठवां अभियान 1586 ईस्वी में कश्मीर के शासक यूसुफ खान याकूत खान को मुगल सेनापति कासिफ खान और भगवान दास के द्वारा हराया गया। नौवें अभियान 1591 सिंध के राजा जानी बेगम को मुगल सेनापति अब्दुल रहमान खान ने पराजित किया। 10वां शासक अभियान 1590-91 में उड़ीसा के शासक निसार खान को मुगल सेनापति मानसिंह ने हराया था। 11वां अभियान 1595 बलूचिस्तान के राजा शासक पन्नी अफगान को मुगल सेनापति मीर मासूम ने हराया। 12वां अभियान 1595 कंधार के शासक मुजफ्फर हुसैन ने मुगल सूबेदार साहबेग को स्वेच्छा से किला सौंप दिया था। 13वां अभियान खानदेश का था 1591 में, उसके साथ अहमदनगर का 1597 से 1600 और असीरगढ़ का किले पर आक्रमण, जो अकबर का आखिरी युद्ध था जिसमें मीर बहादुर को हराया था। ये 13 अभियान अकबर ने चलाए थे, जिसमें काफी सारे युद्ध उसने लड़े और अकबर अपने जीवन में कहते हैं ज्यादातर युद्ध, सभी युद्ध आमतौर पर जीत गया था। और उसने किसी भी युद्ध का नेतृत्व खुद प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया, किसी का मान सिंह, किसी का अफगान, मतलब अलग अलग लोगों के द्वारा उसके युद्ध को मतलब प्रदर्शित किया गया और उसके नेतृत्व को किया गया था। अकबर के अन्य कार्य, कुछ और भी काम थे जो अकबर के फेमस रहे। भू राजस्व वसूल करने के लिए किरोड़ी नाम के अधिकारियों की नियुक्ति। अकबर के राज्य में जो भू राजस्व था, जमीनी टैक्स जो था, उसको वसूल करने के लिए किरोड़ी नाम के अधिकारियों की नियुक्ति हुई। कृषि योग्य भूमि को 3 भागों में बांट दिया गया था और 3 भाग कौन से थे? पोलज, चाचर और बंजर। पोलज, चाचर, बंजर। पोलज वो भूमि होती थी जिस पर प्रति वर्ष खेती होती थी। चाचर जिसमें 1 या 2 साल बाद छोड़कर कृषि होती थी। बंजर जिसपे कृषि नहीं होती थी। यानी इनका टारगेट था पोलज की जो अक्षमता थी, जो कैपेसिटी थी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की, उसको बढ़ाया जाए, चाचर को पोलज बनाया जाए और बंजर को कम से कम चाचर बनाया जाए। इस तरीके से बांटा गया था ताकि हर जमीन को उसी की जरूरत के अकॉर्डिंग उसको सहयोग मिले और उसी जमीन को उसी की जरूरत के अकॉर्डिंग उसको सुधार और सुविधाएं मिले। देसाला प्रथा की शुरुआत इसने की, जो मैंने आपको बताया था। अकबर के दरबार का दौरा करने वाला पहला अंग्रेज था राल्फ फिच। याद रखना, अकबर के दरबार का दौरा करने वाला पहला अंग्रेज राल्फ फिच था। इसके साथ साथ आप
कुछ और चीजें भी अकबर के समय से संबंधित आप देख सकते हो। जितने भी लोक जन के कार्य थे वो भी काफी सारे इनके द्वारा करवाए गए थे। अकबर के 9 रत्नों की अगर बात करें तो अकबर के 9 रत्नों में सबसे फेमस था अबुल फजल, जिसने अकबरनामा और आईना ए अकबरी लिखी थी, ये आ जाएगा। सेकंड नंबर पे आएगा फैजी, जो अबुल फजल का छोटा भाई था और अकबर ने फैजी को अपने बेटे सलीम यानी जहांगीर का गुरु भी बनाया था। ये काफी इंटेलिजेंट व्यक्ति माना गया। तीसरा नाम था बिरबल, बिरबल जो अकबर का सहयोगी था, साथी था, संकट मोचक के रूप में था, जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू भी कहलाया। चौथे नंबर पर था टोडरमल, जो अकबर का वित्त और एग्रीकल्चर मंत्री था, जिसने दहसाला पर था और एग्रीकल्चर रिफॉर्म करवाए थे। 5वें नंबर पर राजा मानसिंह था, जो अकबर के लिए एक अच्छे सच्चे सलाहकार के रूप में रिलेटिव होने के नाते उसको समर्थन था। 6ठे नंबर पर था तानसेन, जो बड़ा संगीतज्ञ रहा, म्यूजिशियन रहा ग्रेट। रहीम खान खाने खाना, जो टोडरमल के बाद तानसेन के बाद नंबर रहीम खान का भी आता है। रहीम खान बिरबल और तानसेन की तरह उसकी काफी वैल्यू थी अकबर के दरबार के अंदर, और अकबर ने जब रहीम खान के पिता की हत्या का क्रेडिट अपने आप को लेने से मना कर दिया तो दरबार में काफी सारी आवाजें उठी। कुछ लोगों ने कहा कि उसने अकबर ने बैरम खान को मरवाया है, कुछ लोगों ने कहा कि अफगानी विरोधियों ने मारा है। इस बात को देख करके रहीम खान को उसने अपना पुत्र बनाया सौतेला, और बैरम खान की पत्नी के साथ अकबर ने विवाह किया। तो रहीम खान का नाम भी काफी फेमस रहेगा। मुल्ला दो प्याजा, जो उसके धार्मिक कार्यकर्ता था, और फकीर अजीजाउद्दीन, ये भी उसके एक नवरत्न के रूप में था। ये 9 नवरत्न 9 नाम आपको मिलेंगे। कुछ लोग 1-2 का नाम चेंज कर देते हैं, लेकिन वो नाम चेंज नहीं होता, व्यक्ति यही है, किसी का उपनाम कभी कभी किताबों में डाल दिया जाता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये सारे हैं। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई और उसको आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। अकबर को आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। अकबर की नीतियों में एक सुलह एक कुल की नीति भी रह जाती है। सुलह एक कुल, जो हिंदू धर्म के साथ वैवाहिक संबंध अकबर ने बनाए थे, उसको आप लोगों नीति के दौरान माना जाता है। तो अकबर के